जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का जो है वो सेकंड टॉपिक करना है, विस्कस, ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। अब विस्कस में इसमें हमने तीन चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले विस्कोसिटी अबाउट विस्कस, फिर ड्रैग फोर्स पढ़नी है और फिर स्टोक्स लॉ जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी होता क्या है? अब विस्कोसिटी हमारे पास जब भी हमारे पास किसी भी फ्लूइड की दो लेयर्स, फ्लूइड हमें पता है कि लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो फ्लूइड की दो लेयर्स के दरमियान जो हमारे पास जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होती है, उसे हम विस्कोसिटी का नाम दे देते हैं। तो इस जैसा कि ये हमारे पास एक डायग्राम हमें जो है वो बता रही है कि हमारे पास जो फ्लूइड होता है ना, ये इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में, ये 1 2 3 4 इस तरह से ना लेयर्स की फॉर्म में फ्लूइड हमारे पास ट्रेवल कर रहा होता है। और ये जो है वो अगर फ्लूइड का मैं एरिया कह दूं, इस सरफेस को फ्लूइड का एरिया कह देते हैं, और इसके टेंजेंट फॉर्म में एक फोर्स लग रही हो एफ, जिस फोर्स ने इसे मूव करवाना है, और इस फोर्स की वजह से हमारा फ्लूइड जो है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, और इस फ्लूइड की जो लेंथ है, जो डीप साइड है, उसे हम लेंथ एल से जो है वो डिनोट कर लें, तो तब हम क्या कहते हैं कि तब हमारे पास ये जो लगने वाली फोर्स है, ये हमारे पास कैसी होगी। कहते तब ये लगने वाली फोर्स ना, अब एक सिंपल सी बात है, कहते ये एरिया अगर हमारे पास ज्यादा होगा, हमें फोर्स जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी, और अगर ये एरिया हमारे पास जो है वो कम होगा तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसे है ना। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई एरिया के। अब एक और बात, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर फोर्स हम जो है वो कम लगाएंगे, उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, वो ज्यादा वेलोसिटी से स्पीड से मूव नहीं करेगा। और अगर फोर्स ज्यादा लगाते हैं तो तब उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और एरिया के भी। अब एक और थर्ड कॉन्सेप्ट है, अब वो समझने वाली चीज है। उसमें वो क्या कहता है कि ये जो हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये समझने वाली चीज है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट करो लेयर्स हैं, ये 1 2 3 4, मतलब ये लेयर्स हैं हमारे पास। अब अगर हमें जो है वो इस लेयर पे फोर्स लगानी हो ना, कहता है इस पर फोर्स लगानी आसान है, इस पर फोर्स हमें जो है वो कम लगानी पड़ेगी इसे यहाँ से मूव करवाने के लिए। लेकिन अगर यही फोर्स हमें जो है वो इधर लगानी पड़े, ये लास्ट वाली जो है वो लेयर पे, तो उस पे क्या होगा, क्योंकि अब इस लेयर को मूव करवाने के लिए हमें ग्रेटर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा कहता है इसलिए है क्योंकि ये जो अपर लेयर्स है ना, ये सारी की सारी लेयर्स ये नीचे वाली लेयर्स पे जो प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, उस पर जो है वो प्रेशर लगा रही हैं। इसलिए उसको मूव करवाने के लिए, उसको फ्लो करवाने के लिए हमें जो है फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो लेंथ है हमारे पास जो है वो फ्लूइड की, ये जितनी कम थी, ये लेंथ कम थी, एक लेयर है, ये दो लेंथ कम है, तो यहाँ पे हमें फोर्स जो है वो ज्यादा लगानी पड़ी। और जैसे जैसे इसकी लेंथ जो है ये बढ़ती गई, ये 3 4, ये अप साइड, ये इतनी लेंथ इसकी टोटल आ गई, तो जब ज्यादा लेंथ हुई उसकी, तो तब यहाँ पे हमें जो है वो फोर्स लगाना आसान हुआ, तब कम फोर्स लगानी पड़ी। इसका क्या मतलब हुआ? फोर्स कम लगानी पड़ी जब लेंथ ज्यादा थी, जब लेंथ कम हुई तो फोर्स जो है वो ज्यादा लगानी पड़ी। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स और लेंथ का जो है वो इनवर्स रिलेशन है इन द फ्लूइड्स। तो इस बात को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो है, इस बात को हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड मूव कर रहा था, उसमें हमारे पास उसकी जो फोर्स थी ना, वो डिपेंड कर रही थी हमारे पास लेंथ, एरिया और वेलोसिटी पे। वो लेंथ और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, एरिया और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। अब जैसे कि पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा कि अब जब इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो साथ में एक जो है वो कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हम ईटा पढ़ते हैं, ये ईटा कांस्टेंट, इसे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं। और अगर हम ईटा फाइंड आउट करना चाहें तो ईटा हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, उस इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा एफ एल ओवर ए वी के इक्वल। तो ये हमारे पास जो है वो एफ एल ओवर ए वी ईटा आ जाएगा। अब ईटा के अगर हम, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ईटा का जो है वो क्या है जी, यूनिट क्या है। जब ईटा का आपने यूनिट फाइंड आउट करना है तो हमने ईटा की वैल्यूज ले लेनी है, ये जो हमारे बेस यूनिट्स हैं। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन, लेंथ का मीटर, एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर,
और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से ये मीटर मीटर से तो हो जाएगा कैंसिल, बाकी ये एस बच जाएगा, एस ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें पता है पास्कल होता है, तो ये पास्कल सेकंड हमारे पास ईटा का जो है वो यूनिट आ जाता होता है। तो इस तरह से ईटा का यूनिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि डिफरेंट जो हमारे पास फ्लूइड्स हैं उनकी विस्कोसिटी भी डिफरेंट होती है, उनके लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स भी डिफरेंट होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेट जो है वो फ्लूइड ले रहे हैं या कौन से फ्लूइड में हमारा बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रहा है। वो डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट होती है। आपकी बुक में जो है वो सब के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी की वैल्यू दी गई है जी, ये आपने एज इट इज जो है वो याद करनी है, एमसीक्यूज में आ सकती है। उसके बाद हमारे पास है विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स में जो है वो उसकी जो है वो डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम डिफरेंट लेयर्स ले रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी ये V1 पे और होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो डाउनवर्ड बॉटम पॉइंट पे वो और होगी। अगर हम जो है वो कोई ऐसा मटेरियल ले लेते हैं, ये तो था ना हमारे पास सिंपल जो है वो ट्रेवल कर रहा है, अगर इसके दरमियान में कोई हिंड्रेंस आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, तब क्या होगा, तब उसकी विस्कोसिटी पे भी जो है वो असर पड़ता है, मतलब मटेरियल हम कैसा ले रहे हैं उस पे भी डिपेंड कर रहा है। और अगर मटेरियल हमारे पास नॉन विस्कस होगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास जीरो होगा, इट्टा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और हमारा जो फ्लूइड होगा वो स्मूथली जो है वो ट्रेवल करता रहेगा। लेकिन अगर फ्लूइड हमारे पास नॉन विस्कस होगा तो वो डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ होगी, और हमारे पास विस्कस फ्लूइड कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी डायमेंशंस भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दी है आपके चैप्टर जो लेक्चर में। तो डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हमें पता है ईटा की हमने अभी यूनिट फाइंड आउट किए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। तो न्यूटन के बेस यूनिट्स ले लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन, वो हमने ले लिया, इनटू सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से 1 मीटर तो मीटर से हो जाएगा कैंसिल, नीचे 1 मीटर बच गया, और सेकंड पावर -2 और ये सेकंड की पावर 1, -2 + 1 ये सेकंड की पावर -1 आ जाएगी। तो किलोग्राम की डिमेंशन क्या होती है जी, मैथ की कैपिटल एम, सेकंड की कैपिटल टी, लेकिन ये टी पावर -1 आएगा यहाँ पे, ओवर एम, एम मीटर है तो मीटर की डिमेंशन एल लेंथ होती है। जब ये लेंथ जो है हमारे पास ऊपर आ जाएगी तो वो भी हमारे पास -1 में आ जाएगी, ये टी यहाँ पे -1 है क्योंकि सेकंड के साथ -1 है, तो ये हमारे पास ईटा की वैल्यू आ जाएगी एम एल -1 टी -1 के इक्वल। ये उसकी डायमेंशन है, ये एमसीक्यूज में आ सकती है, इसलिए ये भी मैंने आपकी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद इसके यूनिट्स हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, मैथ्स के डिफरेंट जो है वो डायमेंशन में डिफरेंट सिस्टम्स में। अगर हम एम के एस यूनिट सिस्टम ले लें तो उसमें कहता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का यूनिट किलोग्राम पर मीटर सेकंड होता है। और सीजीएस सिस्टम ले लें तो उसमें पॉइज होता है, पॉइज किसके इक्वल होता है जी, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड के इक्वल होता है। और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में हमने अभी फाइंड आउट किया, उसका यूनिट पास्कल सेकंड होता है। उसकी डायमेंशन भी हमने फाइंड आउट की, हमारे पास ml-1 t-1 के इक्वल होती है ईटा की डायमेंशन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। और एक और बात याद रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। उसके बाद इसके फीचर्स हैं विस्कोसिटी के बारे में हम, कि लिक्विड्स में और गैसेस में विस्कोसिटी किन चीजों की वजह से होती है। तो लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है ना, वो हमारे पास होती है उसकी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। जो लिक्विड्स की कोहेसिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, उसकी वजह से विस्कोसिटी होती है जी लिक्विड्स में। और गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होती है, गैसेस की डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से इसकी विस्कोसिटी पाई जाती है। इसी तरह अब विस्कोसिटी डिपेंड कैसे करती है जी लिक्विड्स में, टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं लिक्विड्स में तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। आपने अक्सर देखा होगा कोई हमारे पास जो है वो कोई लिक्विड है जो कि ज्यादा जो है वो विस्कस है, जब हम उसे टेम्परेचर देते हैं तो वो बहना शुरू कर देता है, उसकी बहाव जो है वो तेज हो जाता है। तो इसी तरह वो कहता है लिक्विड्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी विस्कोसिटी जो डिक्रीज होती है और वो फ्लो ज्यादा तेजी से करता है। और गैसेस की बात करें तो गैसेस में हमारे पास विस्कोसिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने से। गैसेस को जब हम हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, उनका फ्लो कम हो जाता है, सॉरी ज्यादा हो जाता है। लिक्विड्स का काम होता है
गैसेस का ज्यादा होता है, गैसेस का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी गैसेस की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है तो फ्लो कम होता है। ठीक है जी, गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ने का ये मतलब है कि उसका फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लिक्विड्स का फ्लो बढ़ता है जी, गैसेस का कम होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हमारे पास प्रेशर है। प्रेशर, जब लिक्विड्स की बात करते हैं ना, लिक्विड में हमारे पास प्रेशर जो है वो बढ़ाने से उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। लिक्विड्स में प्रेशर अगर बढ़ा देना हम, जैसा कि हमने कहा था लोअर लेवल पे जो है वो ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, क्योंकि उस पर ज्यादा विस्कोसिटी, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है अपर जो है वो लेयर्स की भी। इसी तरह लिक्विड्स पे अगर कहता है प्रेशर बढ़ाए ना तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, और गैसेस पे प्रेशर बढ़ाने का उसकी विस्कोसिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास ड्रैग फोर्स एंड स्टॉक स्लैब। ड्रैग फोर्स क्या है? ड्रैग हमारे पास कोई भी रिटार्डिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। जब कोई हमारा फ्लूइड जो है वो किसी भी सिस्टम में मूव कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, तब उस पर लगने वाली अपोजिट फोर्स जो है वो रिटार्डिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स आप कह सकते हैं, जो उसे रोकती है चलने से, उसे हम जो वो ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। और ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें जो वो स्टोक्स ने दिया, इसी के नाम से स्टोक्स लॉ आप कहते हैं। और उसने हमें जो इसकी वैल्यू दे दी कि अगर हमारे पास एक स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड में मूव कर रहा होगा, तो उस पर लगने वाली जो हमारे पास फोर्स होगी, अपोजिंग फोर्स, वो क्या होगी? अगर उस सफियर की कहता है वेलोसिटी v हो, वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो, और उसका रेडियस हमारे पास r हो, तब उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स जो है 6 पाई ईटा r v के इक्वल होगी। और वो कहता है एट हाई स्पीड ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ये तो तब है जब हमारे पास स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो और वो किसी फ्लूइड में मूव कर रहा हो। अब कहता है अगर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट भी थोड़ा बड़ा हो जाए और हमारे पास जो है वो उसकी स्पीड भी बढ़ जाए, स्पीड भी ज्यादा हो जाए, तो तब हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होती है वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, यहाँ पे v के, जब स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जब हमारे पास थोड़ा बिगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, तब हमारे पास उसकी ड्रैग फोर्स जो है वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि हमारे पास कोई बॉल जो है वो जो है वो हवा में, एयर में जो है वो मूव कर रही है। अब एयर में अगर जो है वो किसी हाइट से हम उसे जो है वो ड्रॉप करते हैं, किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो क्या होगा कि एयर एक तो वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा अपने वेट की वजह से, वेट की फोर्स उस पर लग रही होगी। एक उस पर एयर पार्टिकल जो है अपवर्ड फोर्स लगा रहे होंगे, उसको अपोज कर रहे होंगे, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। वो फोर्स जो है वो, उसी फोर्स को हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स को जो है वो ड्रैग फोर्स का नाम दे दिया। ठीक है जी, यही हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट सारा जो है वो एरोप्लेन में भी जो है वो यूज हो रहा होता है। एरोप्लेन का वेट उसे डाउनवर्ड जो है वो रख रहा होता है, और उसे जो अपलिफ्ट कर रही होती है ना चीज, वो उसकी जो है वो ड्रैग फोर्स होती है। ठीक है, ड्रैग फोर्स उसे जो है वो अपलिफ्ट करती है, जो अपवर्ड उसे जो है वो मूव करवा रही होती है।